हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। चलिए चुनाव तंत्र को समझ लेते हैं। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में आपकी किताब में देख रहा था कि बहुत संक्षेप में दिया गया है, तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि अगर आपको थोड़ा विस्तार से पढ़ना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। आज हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा विस्तार में पढ़ने की। आप लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा ऐसे ही पढ़ना है या फिर किताब में तो बहुत संक्षेप में दिया है तो वैसे पढ़ लेंगे। निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, चुनाव अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पर्यवेक्षक, ये सब क्या हैं ये जानना जरूरी है। निर्वाचन आयोग के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शुरू करते हैं, तब जाकर आप एक पूरे क्रम में चीजों को समझ पाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतलब चीफ इलेक्शन ऑफिसर। जिला निर्वाचन अधिकारी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। चुनाव अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर। पीठासीन अधिकारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर। पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर। अगर आप कभी इलेक्शन के दौरान कभी आपका या तो घूमे हो, इलेक्शन में आपको थोड़ा सा अनुभव हो या फिर मीडिया कवरेज वगैरह देखते हो, तो ये सारे नाम आपको जरूर ध्यान पर होंगे। ठीक है, इसमें चीफ इलेक्शन ऑफिसर शायद आपने नहीं सुना होगा, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर शायद नहीं सुना होगा, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर जरूर सुना होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी जरूर सुना होगा, ठीक है, ऑब्जर्वर जरूर सुना होगा। तो आइए एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मुख्य निर्वाचन ऑफिसर यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर। देखिए दो हमारे पास एक्ट हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम। (1950) और एक है 1951। दोनों अलग अलग कानून हैं। ठीक है, तो अभी जो ये हम देख रहे हैं ये आरपीए 1950 का है। सेक्शन 13A। इनके काम के बारे में आरपीए 1951 में भी दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेंगे। और इसमें बेसिकली 1950 वाले में निर्वाचक नामावली के बारे में, वोटर लिस्ट के बारे में, इलेक्टर्स के बारे में या कुछ अधिकारियों के बारे में ये सब जानकारियां दी गई हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं दी गई है। पूरी जानकारी आपको मिलती है 1951 वाले में, विस्तृत जानकारी मिलती है। तो पहले तो यही समझना है कि भाई दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। चलिए, मुख्य निर्वाचन ऑफिसर या फिर चीफ इलेक्शन ऑफिसर, CEO। यहां चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं है, क्या है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर है। हर एक राज्य के लिए एक मुख्य निर्वाचन ऑफिसर होगा, जो सरकार का ऐसा ऑफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से इस निमित्त उसको डेजिग्नेट करे या नॉमिनेट करे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई एक राज्य के लिए एक CEO होगा, एक स्टेट के लिए क्या है, उस राज्य सरकार के परामर्श से तय करेंगे। सरकार का ही अधिकारी है। आपको पता है ना, मैंने कहा था कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निर्वाचन आयोग अधिकारी और स्टाफ मांगता है। ठीक, उसके अपने फिक्स्ड कोई ऐसी टीम नहीं है। वहां तो 3 ही लोग हैं। कौन कौन है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। उसके अलावा वो सारे स्टाफ कहां से लेता है? राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से। तो राज्य का अधिकारी है चीफ इलेक्शन ऑफिसर, और ये राज्य सरकार से लिया जाता है, सरकारी ऑफिसर है। तो एक मुख्य निर्वाचन ऑफिसर होगा जो सरकार का ऐसा ऑफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से डेजिग्नेट या नॉमिनेट करे। जिस भी सरकार से वो ले रहा है उसके परामर्श से ले ले, उससे मांग ले। ठीक है,
जनरली राज्य सरकार से ही लिया जाता है। निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, सुप्रिंटेंडेंस, निर्देशन, डायरेक्शन और कंट्रोल के अधीन रहते हुए ये जो सीईओ है, मुख्य निर्वाचन ऑफिसर, राज्य में इस अधिनियम के अधीन वाली सब निर्वाचक नामावलियों की, वोटर लिस्ट की तैयारी, पुनरीक्षण, रिव्यू और करेक्शन का ऑब्जर्वेशन करता है। ये ध्यान रखिएगा कि ये अब हम बेयर एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, संविधान में नहीं लिखा हुआ है। हम कौन से एक्ट पढ़ रहे हैं? आरपीए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का ये स्क्रीनशॉट है। फिर है जिला निर्वाचन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। किसी राज्य में हर एक जिले में निर्वाचन आयोग उस राज्य की सरकार के परामर्श से एक जिला निर्वाचन ऑफिसर को डेजिग्नेट करेगा या नॉमिनेट करेगा, जो सरकारी ऑफिसर होगा। परंतु निर्वाचन आयोग किसी जिले के लिए एक से अधिक ऐसे ऑफिसर डेजिग्नेट या नॉमिनेट कर सकेगा यदि निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो जाता है कि एक से अधिक की जरूरत है। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा। अब दोनों में एक खास अंतर अगर आप देखिएगा तो दोनों में अंतर क्या है? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य के किसी अधिकारी को डीईओ बनाया जाएगा, राज्य की सरकार के परामर्श से। जबकि चीफ इलेक्शन ऑफिसर में क्या लिखा हुआ है? मुख्य निर्वाचन ऑफिसर होगा राज्य के लिए, एक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन ऑफिसर होगा जो सरकार का ऐसा ऑफिसर होगा जैसा निर्वाचन आयोग उस सरकार के परामर्श से डेजिग्नेट और नॉमिनेट करे। इसका मतलब ये सेंटर से भी हो सकता है और राज्य से भी हो सकता है। जनरली राज्य सरकार के जो आला अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको यहां रखा जाता है। ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, राज्य की सरकार से परामर्श करके जिला निर्वाचन ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, डेजिग्नेट या नॉमिनेट किया जाता है, मतलब तय किया जाता है। और एक जिले के लिए जनरली एक, लेकिन अगर निर्वाचन आयोग चाहे तो एक जिले के लिए एक से अधिक भी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रह सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। ठीक है, तो दो हमने देख लिया। पहला CEO, दूसरा DEO। ये राज्य में एक होगा और ये एक, या जरूरत पड़ने पर एक से अगर काम ना चले तो एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब जैसा मैंने कहा कि मुख्य निर्वाचन ऑफिसर्स के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में भी दिया गया है। तो अब ये जो स्क्रीनशॉट है ये 1951 का है। RPA
और इसके आगे जो भी हम देखेंगे वो 1951 वाले एक्ट से देखेंगे। कह रहा है मुख्य निर्वाचन ऑफिसर्स के साधारण कर्तव्य क्या होंगे। निर्वाचन आयोग के सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल के अधीन रहते हुए हर एक राज्य का मुख्य निर्वाचन ऑफिसर उस राज्य में इस अधिनियम के अधीन सारे निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। तो इसका मतलब राज्य का ये जो मुख्य निर्वाचन ऑफिसर है, ये ओवरऑल पूरे राज्य में जहां भी निर्वाचन हो रहा है ये सब कुछ इसके अंडर में हो रहा है, इसके सुपरविजन में हो रहा है। तो ये पूरे राज्य के चुनाव के संचालन का सुपरविजन करेगा। ठीक है। जिला निर्वाचन ऑफिसर के साधारण कर्तव्य क्या हैं? मुख्य निर्वाचन ऑफिसर के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए जिला निर्वाचन ऑफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र में संसद और राज्य के विधानमंडल के सब निर्वाचनों के संचालन के संबंध में समन्वय और पर्यवेक्षण करेगा। ठीक है। ऐसा क्यों लिखा गया है? ये लिखा गया था निर्वाचन आयोग के सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल में मुख्य निर्वाचन ऑफिसर काम करेगा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के बारे में क्या लिखा है कि सीईओ मुख्य निर्वाचन ऑफिसर के डायरेक्शन और कंट्रोल में डीईओ काम करेगा। ठीक है। दूसरी बात कह रहा है जिला निर्वाचन ऑफिसर उस जिले में या अपनी अधिकारिता के भीतर। ऐसा क्यों लिखा गया है? ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जिले के लिए एक जिला निर्वाचन ऑफिसर भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो अगर एक होगा तो उस जिले में चुनाव से संबंधित सारे काम ये देखेगा, सुपरविजन देखेगा। किसके अधीन रहते हुए? सीईओ के अधीन रहते हुए। और अगर एक ही जिले में एक से ज्यादा बनाए गए हैं डीईओ, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, तो उस कंडीशन में जो उसका क्षेत्र होगा उसकी अधिकारिता के भीतर रहते हुए उन इलाकों को देखेगा। ठीक है। चलिए, जिला निर्वाचन ऑफिसर डीईओ ऐसे अन्य काम का भी पालन करेगा, कृत्य का भी पालन करेगा जो उसे निर्वाचन आयोग और सीईओ द्वारा सौंपे जाएंगे। ठीक है। तो स्पष्ट है कि भाई डीईओ सीईओ के अंडर में काम करेगा और उसको एडिशनल कोई भी काम देना होगा तो वो दे सकते हैं। फिर एक पद है रिटर्निंग ऑफिसर। निर्वाचन आयोग हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए, हर निर्वाचन क्षेत्र यानी हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ठीक है, राज्यसभा में ये छोड़ दीजिए, हर निर्वाचन के लिए राज्य की सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग ऑफिसर डेजिग्नेट या नॉमिनेट करेगा जो सरकार का या स्थानीय प्राधिकारी का ऑफिसर होगा। ठीक है। राज्य की सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन क्षेत्र के लिए तय किया जाएगा। तो अगर हम देखें क्रम क्या बन रहा है, पूरे राज्य के लिए सीईओ बैठा हुआ है। ठीक है। इसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या फिर जिले में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, एक या एक से अधिक। फिर ये हो गया राज्य स्तर पर, ये हो गया जिले के स्तर पर, और फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिटर्निंग ऑफिसर बैठा हुआ है निर्वाचन क्षेत्र में। रिटर्निंग ऑफिसर बैठा हुआ है। ठीक है। परंतु एक निर्वाचन क्षेत्र से अधिक के लिए उसी व्यक्ति को रिटर्निंग ऑफिसर डेजिग्नेट और नॉमिनेट करने से निर्वाचन आयोग को रोका नहीं जाएगा। इसका मतलब ये व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र या एक से ज्यादा भी निर्वाचन क्षेत्र इसको सौंपे जा सकते हैं। एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग ऑफिसर इसको बनाया जा सकता है। ठीक है।
राज्य सरकार से परामर्श करके बना देना है। चलिए, फिर एक है सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। निर्वाचन आयोग किसी रिटर्निंग ऑफिसर को उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, परंतु हर ऐसा व्यक्ति सरकार का या लोकल अथॉरिटी का ऑफिसर ही होगा। रिटर्निंग ऑफिसर भी सरकार का या लोकल अथॉरिटी का ऑफिसर है। इसके सहायता के लिए एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी बैठा हुआ है। ये एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है, एक या एक से अधिक, ठीक है। और ये या तो सरकार के हैं अधिकारी या फिर लोकल अथॉरिटी के स्थानीय प्राधिकारी भी हो सकते हैं, ठीक है। बात स्पष्ट है? चलिए, हर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर के नियंत्रण के अधीन रहते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के सब कृत्यों या उनमें से किसी का भी पालन करने के लिए सक्षम होगा। यानी रिटर्निंग ऑफिसर का जो भी काम है उसको असिस्ट ही करना है, तो रिटर्निंग ऑफिसर वाले सारे काम या जो उसको कहा जाए वो सारे काम असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर करेगा। परंतु रिटर्निंग ऑफिसर के जो कृत्य नाम निर्देशन की संवीक्षा यानी नॉमिनेशन जब फॉर्म भरते हैं उसकी स्क्रूटनी की जाती है, स्क्रूटनी वाले काम में सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तब तक नहीं करेगा जब तक कि रिटर्निंग ऑफिसर उस काम को करने के लिए रोक ना दिया जाए, ठीक है। अब देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर का काम बड़ा संवेदनशील है। जिस समय आप देखते होंगे नामांकन भरने के लिए कोई उम्मीदवार जाता है, सबसे पहले होता है चुनाव की घोषणा हो जाती है। चुनाव की घोषणा कौन कर देता है? निर्वाचन आयोग। जब चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद ऑफिशियल गैजेट में, राजपत्र में उसका प्रकाशन होता है। ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित होने के बाद नामांकन भरा जाता है उम्मीदवारों द्वारा, नॉमिनेशन जिसको आप कहते हैं। नॉमिनेशन भरने के बाद उस नॉमिनेशन की स्क्रूटनी होती है, मतलब जांच की जाती है, ठीक है, संवीक्षा जिसको बोलते हैं। ठीक है, जब स्क्रूटनी हो जाएगी तो जो भी नॉमिनेशन पेपर ठीक नहीं होंगे वो रद्द कर दिए जाएंगे, और जो लोग नामांकन दर्ज करते हैं उन्हें भी मौका दिया जाता है कि वो चाहें तो अपना नाम वापस ले लें। तो विड्रॉ की प्रक्रिया, नाम वापस लेने की प्रक्रिया भी होती है। जब ये सब कुछ हो जाएगा, स्क्रूटनी भी हो जाएगा, नाम लोग वापस भी ले लेंगे, तो फाइनली एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स तैयार होगा, और वो लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो होता है जो अभ्यर्थियों की, कैंडिडेट्स की जो सूची है, उम्मीदवारों की, प्रकाशित कर दी जाती है, पब्लिश कर दी जाती है। इसके बाद इलेक्शन होता है, मतदान, उसके बाद आपको पता ही है मतगणना, फिर रिजल्ट घोषित। यही होता है चुनाव में। समझ आ रहा है? तो ये रिटर्निंग ऑफिसर का काम जिस दिन से नोटिफिकेशन आ गया उस दिन से शुरू हो जाता है। नोटिफिकेशन के बाद ही रिटर्निंग ऑफिसर का काम शुरू हो जाता है। नामांकन भरने से लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के सामने नामांकन भरा जाता है। इसकी संवीक्षा, स्क्रूटनी भी रिटर्निंग ऑफिसर करता है। ठीक है, अब ये
जो स्क्रूटनी वाला काम है ये रिटर्निंग ऑफिसर करता है और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर उसके सारे कार्यों में इसकी मदद करेगा। ठीक है, नाम वापस लेने की भी प्रक्रिया रिटर्निंग ऑफिसर के पास होगी, उसी को आवेदन करना पड़ता है। तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जितने भी काम हैं उसकी मदद करने के लिए असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तो है, लेकिन ये जो स्क्रूटनी वाला काम है उसके लिए एक्ट ये कहता है कि सारे काम में मदद करेगा, सिर्फ ये स्क्रूटनी वाले काम में असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तब तक मदद नहीं करेगा जब तक कि इस रिटर्निंग ऑफिसर को स्क्रूटनी करने से रोक नहीं दिया गया है। अगर इसको रोक दिया गया है तभी एआरओ को वो काम सौंपा जाएगा, अदरवाइज एआरओ को कोई काम संवीक्षा स्क्रूटनी नामांकन पत्र जो दाखिल हुआ है उसकी जांच करना है उसके लिए नहीं सौंपा जाएगा। ये सारे पोस्ट परमानेंट नहीं है, ये सब निर्वाचन के समय बनते हैं। ये अधिकारी जितने भी हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी अधिकारी निर्वाचन आयोग में हैं वो 3 ही अधिकारी हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त। उसके अलावा जितने भी क्रिएशन होंगे वो सिर्फ निर्वाचन के समय के लिए होंगे, मतलब चुनाव की घोषणा से लेकर नोटिफिकेशन निकलने से लेकर रिजल्ट घोषित होने तक इनका काम है। ये तो सब डेपुटेशन पर आए हुए लोग हैं, सरकार से उधार लिए हुए लोग हैं। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसका सेक्शन 28 कहता है कि ये जितने लोग काम कर रहे हैं ये सब चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं। उसका क्या मतलब होगा ये भी समझ में आ जाएगा। स्क्रूटनी मतलब जांच करना, ठीक है। आपने सुना है ना, नामांकन दाखिल होता है, उस नामांकन में कोई गड़बड़ी ना हो इसकी जांच होती है, अगर गड़बड़ी होगी तो उस नामांकन को रद्द कर दिया जाएगा। तो वही स्क्रूटनी करके तो पता चलेगा, छांटना। चलिए, फिर दे रहा है रिटर्निंग ऑफिसर का साधारण कर्तव्य। किसी भी निर्वाचन में रिटर्निंग ऑफिसर का साधारण कर्तव्य होगा कि वो सब कार्य और बातें करे जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों या आदेशों द्वारा उपबंधित रीति में निर्वाचन का प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए आवश्यक है। और मैंने कहा जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये की पोजीशन है चुनाव के दौरान, तो नामांकन दाखिल करने से लेकर पूरे चुनाव का संचालन कराने तक रिटर्निंग ऑफिसर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान केंद्रों का उपबंध कौन करता है? पोलिंग बूथ्स का उपबंध कौन करता है? वो करता है डीईओ। जिला निर्वाचन जो ऑफिसर है वो निर्वाचन आयोग से पूर्व अनुमोदन से हर ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के लिए पर्याप्त संख्या में मतदान केंद्रों का उपबंध करेगा जो संपूर्ण या जिसका अधिक भाग उसकी अधिकारिता के भीतर है, और ऐसे उपबंधित मतदान केंद्रों को और उन मतदान क्षेत्रों को या मतदाताओं के समूहों को जिनके लिए वे क्रमशः उपबंधित किए गए हैं दर्शित करने वाली सूची ऐसी रीति में जैसा प्रकाशित करेगा। मतलब कहने का क्या हुआ कि जिला निर्वाचन ऑफिसर जो है डीईओ, ये पोलिंग बूथ्स तय करता है। मतदान केंद्रों की व्यवस्था करना इसका काम है डीईओ का। तो निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से यह मतदान केंद्रों की व्यवस्था करता है। ध्यान ये रखना है कि मतदान केंद्रों की व्यवस्था करने में चुनाव आयोग 2 चीजों का बहुत ख्याल रखता है। पहला कि किसी भी मतदाता के 2 किलोमीटर के दायरे में मतदान केंद्र हो, 2 किलोमीटर के दायरे में। और दूसरा, हर पोलिंग बूथ पर करीब करीब 1000 मतदाता से ज्यादा ना हो, 1000 से 1200 मैक्सिमम। तो 800 से 1000 या 1200 मैक्सिमम, ये कोई ऐसा फिक्स्ड नहीं है, लेकिन ये 2 सिद्धांत काम करते हैं कि भाई मतदाता को 2 किलोमीटर के दायरे में पोलिंग बूथ मिल जाए, बहुत ज्यादा यात्रा ना करनी पड़े, और पोलिंग बूथ पर, एक पोलिंग बूथ पर 800 से 1000 मतदाता या मैक्सिमम 1200 मतदाता आए, उससे ज्यादा की व्यवस्था ना हो। ऐसा ना हो कि एक ही मतदान केंद्र पर 10,000 लोगों की व्यवस्था है, तो पॉसिबल ही नहीं है दिन भर में मतदान कराना। तो इसलिए 800 से 1000 वोटर्स की व्यवस्था
एक पोलिंग बूथ पर हो। और करता कौन है मतदान केंद्रों की व्यवस्था? डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ठीक है, चलिए, मतदान केंद्रों के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की नियुक्ति, पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति। अब जितना महत्वपूर्ण रिटर्निंग ऑफिसर है, फिर अब मतदान केंद्र के लेवल पर आ जाइए, तो पोलिंग बूथ को मैनेज करने के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल में है। जिला निर्वाचन ऑफिसर हर एक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन ऑफिसर और ऐसे मतदान ऑफिसर, पीठासीन ऑफिसर मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मतदान ऑफिसर मतलब पोलिंग ऑफिसर, या ऐसे मतदान ऑफिसरों को, यानी कई मतदान ऑफिसरों को जैसा वो आवश्यक समझे नियुक्त करेगा। किंतु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत किसी उम्मीदवार कैंडिडेट द्वारा या उसकी ओर से एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो ये जो डीईओ है, कहां गया डीईओ? जो जिले में पोलिंग बूथ्स का इंतजाम करता है, यही डीईओ प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी तय करता है हर एक मतदान केंद्र के लिए। हर एक मतदान केंद्र के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर तय करता है और प्लस पोलिंग ऑफिसर, मतदान ऑफिसर भी तय करता है। ठीक है, पीठासीन अफसरों की नियुक्ति कौन करता है? डीईओ करता है। हर एक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी और ऐसे मतदान ऑफिसर या ऑफिसरों की नियुक्ति करता है, लेकिन ऐसे किसी व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो किसी कैंडिडेट के लिए एम्प्लॉयड है, जो कैंडिडेट के द्वारा, अभ्यर्थी के द्वारा नियोजित किया हुआ है, एम्प्लॉयड किया हुआ है, वो अभ्यर्थी के लिए काम कर रहा है, उसको मतदान ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा, पीठासीन अधिकारी ऑफिसर नहीं बनाया जाएगा। परंतु यदि मतदान केंद्र से मतदान ऑफिसर अनुपस्थित है तो पीठासीन ऑफिसर उस व्यक्ति से भिन्न, जो निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी के लिए काम कर रहा हो, उससे भिन्न किसी और व्यक्ति को मतदान ऑफिसर होने के लिए नियुक्त कर सकता है। परंतु यह और भी कि इस उपधारा की कोई भी बात जिला निर्वाचन ऑफिसर को, यानी डीईओ को, एक ही व्यक्ति को एक ही परिसर में एक से अधिक मतदान केंद्रों के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करने से निवारित नहीं करेगी। आप जनरली देखेंगे कि बहुत सारे जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो दौरा करता है एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र पर। इसका मतलब ही है साफ कि एक मतदान केंद्र के लिए यहां लिखा हुआ है कि एक मतदान केंद्र के लिए, पोलिंग बूथ के लिए डीईओ एक पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करेगा, लेकिन नीचे लिखा है कि भाई एक मतदान केंद्र से ज्यादा भी मतदान केंद्र को एक पीठासीन अधिकारी के अंदर दिया जा सकता है। तो आप जनरली, आप जिस दिन घूमेंगे ना इलेक्शन के दौरान, अगर जा रहे हैं वोट डालने, तो आप देखेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर आता है दौरा करने के लिए, विजिट करने के लिए कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के अंडर में जनरली प्रैक्टिकली कई सारे मतदान केंद्र होते हैं जिसको वो संभालता है, क्योंकि हर एक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी रखने का मतलब है कि बहुत ज्यादा संसाधनों का खर्च। इसीलिए व्यवस्था की गई है कि एक मतदान केंद्र के लिए, पोलिंग बूथ के लिए डीईओ एक पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा और ऐसे मतदान ऑफिसरों की नियुक्ति कर देगा जो वहां पर पूरी व्यवस्था को देखें। बस उन लोगों की नियुक्ति नहीं होगी जो किसी कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हों, उनकी नियुक्ति नहीं होगी। और दूसरी बात नीचे लिखा हुआ है कि एक ही पीठासीन अधिकारी के अंदर में एक से ज्यादा मतदान केंद्र देने में कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, पीठासीन ऑफिसर का साधारण कर्तव्य क्या है? मतदान केंद्र में व्यवस्था बनाए रखना और सुनिश्चित करना कि मतदान ठीक तरीके से हो रहा है, यही पीठासीन अधिकारी का काम है। मतदान ऑफिसर का काम क्या है? मतदान ऑफिसरों का कर्तव्य है कि पीठासीन अधिकारी को, पीठासीन ऑफिसर को उसके काम में सहायता करें। ठीक है, तो अब देख रहे हैं पूरा क्रम जो बनते जा रहा है वो कैसे बनते जा रहा है। अधिकारियों वाला लिखा था ना मैंने, कहीं चला गया शायद। सीईओ,
चीफ इलेक्शन ऑफिसर राज्य स्तर पर, डीईओ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जिला स्तर पर, रिटर्निंग ऑफिसर निर्वाचन क्षेत्र के स्तर पर, कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। निर्वाचन क्षेत्र मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग के पास, तो मतलब हर जो भी जहां रहता है वहां इलेक्शन होता ही है, सबकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको पता ही होगा। उसके बाद असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, इसकी मदद करने के लिए, ठीक है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर मतदान केंद्र के स्तर पर या फिर केंद्रों के स्तर पर, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मदद करने के लिए पोलिंग ऑफिसर, मतदान ऑफिसर, ठीक है, मतदान ऑफिसर। ये बेसिकली इसके हेल्प करने के लिए है, और एआरओ आरओ के हेल्प करने के लिए। फिर है ऑब्जर्वर, प्रेक्षक। निर्वाचन आयोग एक ऑब्जर्वर का, जो सरकार का अधिकारी होगा, किसी निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करने के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जो निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे जाए नाम निर्देशन कर सकेगा। अब यहां ध्यान दीजिए कि अभी तक हमने क्या देखा कि भाई सीईओ के मामले में यह नहीं लिखा था कि राज्य सरकार से परामर्श करके, इसका मतलब कि यह तय नहीं है कि वो राज्य सरकार का ही व्यक्ति हो, अधिकारी। उसके बाद हम देख रहे हैं डीईओ, राज्य सरकार का ही अधिकारी है कोई, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जिसको राज्य सरकार से परामर्श करके नियुक्त किया जा रहा है, नॉमिनेट या फिर डेजिग्नेट किया जा रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर, उसको भी राज्य सरकार से परामर्श करके रखा जा रहा है। मतदान प्रेक्षक पर जब बात आ रही है, ऑब्जर्वर पर जब बात आ रही है, और पीठासीन अधिकारी में क्या देखा हमने, हर एक मतदान केंद्र के लिए ऐसे वह नियुक्त करेगा, ठीक है। प्रेक्षक के लिए हमने क्या देखा कि भाई ये सरकार का अधिकारी होगा, राज्य सरकार का अधिकारी नहीं होगा। यहां ये नहीं लिखा है कि राज्य सरकार के परामर्श से। तो ऑब्जर्वर बेसिकली जनरली ऑब्जर्वर बनाए जाते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। एक तो हो गया जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर, व्यय खर्च को देखने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए कि भाई एक कैंडिडेट जरूरत से ज्यादा खर्च ना कर दे, अपने लिमिट से बाहर खर्च ना कर दे, उसके लिए आईआरएस। तो ये ऑब्जर्वर्स नियुक्त करता है निर्वाचन आयोग सरकार के अधिकारी को, और ये ऑब्जर्वर निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों के समूह में निर्वाचन या निर्वाचनों के संचालन की निगरानी करने के लिए या ऐसे अन्य काम को करने के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त होते हैं। अब 28A में क्या है, रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी इत्यादि जो भी अफसर हैं निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति समझना। मान लीजिए किसी को निर्वाचन आयोग ने काम पर लगाया, राज्य सरकार से कहा कि भाई मुझे ये अधिकारी चाहिए, मुझे सीईओ बनाना है, डीईओ बनाना है, रिटर्निंग ऑफिसर बनाना है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाना है, ये सब मांग लिया। और मान लीजिए रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि भाई मेरे घर में शादी है, मैं तो कल नहीं आ पाऊंगा पोल वाले दिन, तो क्या होगा, ठीक है। या सीईओ ने कहा राज्य स्तर पर जो बैठा हुआ है कि यार मेरी तो मीटिंग है, मैं अभी तो नहीं आ पाऊंगा, देख लो, किसी और को देख लो। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 28A में लिखता है कि रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन ऑफिसर इत्यादि जो भी हैं वो डेपुटेशन पर हैं निर्वाचन आयोग में। जैसे डेपुटेशन का मतलब हुआ कि भाई जैसे कोई अधिकारी कहीं और काम कर रहा है, उसको डेपुटेशन पर कहीं और भेजा जाता है, ठीक है, प्रतिनियुक्ति पर कहीं और भेजा जाता है। तो किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पीठासीन ऑफिसर
मतदान ऑफिसर और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य ऑफिसर मतलब निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए जितने भी ऑफिसर्स को रखता हो वो सब, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय डेजिग्नेटेड कोई पुलिस ऑफिसर उस अवधि के लिए जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली नोटिफिकेशन की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तदनुसार ऐसे ऑफिसर उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में रहेंगे, उसके अधीक्षण में रहेंगे, उसके अनुशासन के अधीन रहेंगे। इसका मतलब कोई भी अपनी ड्यूटी को डिनाई नहीं कर सकता। इन वर्स्ट कंडीशन आप परमिशन ले सकते हैं, किसी की बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो गया किसी का, उस कंडीशन में आप परमिशन लेके डिनाई नहीं कर सकते, आप परमिशन ले सकते हैं अगर कोई ऐसी स्थिति आ गई, क्योंकि आप डेपुटेशन पर हैं, प्रतिनियुक्त हैं उस समय के लिए। किस समय के लिए? नोटिफिकेशन की तारीख से, जिस दिन पोलिंग का, जिस दिन चुनाव का नोटिफिकेशन आ गया, उस नोटिफिकेशन के डेट से जिस दिन रिजल्ट घोषित हुआ उस डेट तक, तो नोटिफिकेशन के डेट से रिजल्ट के डेट तक आप निर्वाचन आयोग के अंदर काम कर रहे हैं, उसके अधीन काम कर रहे हैं, उसके कंट्रोल में काम कर रहे हैं। और अगर आपने कोई भी अनियमितता बरती, कोई भी अनुशासन से रिलेटेड आपका कोई शिकायत रहा आपकी, तो फिर उस कंडीशन में आपके सर्विस बुक में नेगेटिव एंट्री होगी, जो आपको पूरे जीवन आपके प्रमोशन पर एक ब्लैक स्पॉट हो जाएगा। जैसे आप अपनी नौकरी में जितना सचेत रहते हैं कि कोई ऐसा ब्लैक स्पॉट ना लग जाए, कोई नेगेटिव एंट्री ना हो जाए आपके सर्विस बुक में, वैसे ही आपको चुनाव आयोग में और ज्यादा सचेत रहना है। चुनाव आयोग के अधीन आप हैं, उसके कंट्रोल में हैं। अगर उसकी कोई नेगेटिव रिपोर्ट आपके प्रति हो गई तो फिर वो आपकी नौकरी पर उसका इंपैक्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए 28A आरपीए का ये सेक्शन नहीं याद रखना है आपको, सिर्फ समझना है कि जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं, वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हो, पोलिंग ऑफिसर हो, या कोई भी अन्य ऑफिसर हो, या किसी राज्य सरकार का कोई पुलिस ऑफिसर हो, वो सब इलेक्शन कमीशन के डेपुटेशन पर हैं और उसके कंट्रोल में है। कब से कब तक? नोटिफिकेशन की तारीख से लेकर और रिजल्ट घोषित होने की तारीख तक। ठीक है, चलिए, नॉमिनेशन के लिए तारीख नियत करना, ये पूरा आपके अधिकारियों की सूची हो गई। इसके अलावा अभ्यर्थी के जो उम्मीदवार हैं, चुनाव उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी जिसको बोलते हैं, अच्छी भाषा तो ये है, प्रत्याशी के साथ कुछ और लोग जुड़े होते हैं। ये हो गया चुनाव की पूरी व्यवस्था। अब प्रत्याशी के साथ जो जुड़े होते हैं वो हैं इलेक्शन एजेंट। ठीक है भाई, प्रत्याशी जो है उसको बहुत तरह का हिसाब रखना है, उसने कितना खर्च किया उसका भी हिसाब करना है। चुनाव में खर्च की एक लिमिट है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। ठीक है, उसके बहुत सारे काम हैं, उन सारे कामों को मैनेज करने के लिए वो एक इलेक्शन एजेंट रख सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि ये इलेक्शन एजेंट अगर खुद चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल नहीं है, खुद चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालिफाइड है अगर, या फिर मतदान देने के लिए, मतदान करने के लिए डिस्क्वालिफाइड है, चुनाव लड़ने या मतदान करने के लिए अगर ये निर्योग्य है, ठीक है, तो फिर ये इलेक्शन एजेंट नहीं बन सकता। इलेक्शन एजेंट तभी बनेगा जब वो खुद चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल हो और खुद वोटिंग करने के लिए एलिजिबल हो, डिस्क्वालिफाइड ना हो। तो प्रत्याशी, चुनाव का प्रत्याशी जिसने इलेक्शन लड़ा है, वो अपने साथ इलेक्शन एजेंट
रख सकता है, रखता भी है। इसी तरीके से पोलिंग एजेंट होते हैं, ऑफिसर नहीं, ये एजेंट हैं। जिस दिन मतदान हो रहा होता है उस दिन देखिएगा आप विभिन्न पार्टियों के लोग बाहर बैठे हुए मिलेंगे, अपना अपना उनके पास लिस्ट होती है पूरी, वोटर लिस्ट, तो वो मिलाते रहते हैं उसमें और सारी वहाँ की चीज़ें अपने पार्टी के हित में, अपने प्रत्याशी के हित में मैनेज करते रहते हैं। और इसी तरीके से जैसे पोलिंग वाले दिन पोलिंग एजेंट होते हैं, उसी तरीके से काउंटिंग वाले दिन भी काउंटिंग एजेंट होते हैं। गणना अभिकर्ता, एजेंट का मतलब हिंदी में अभिकर्ता हो गया, तो काउंटिंग एजेंट होते हैं। तो ये सब प्रत्याशियों के साथ जुड़े हुए हैं, चुनावी दलों के साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्याशी मतलब जो वोट डाले नहीं, प्रत्याशी मतलब जो चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, जो चुनाव लड़ रहा है वो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, कैंडिडेट। तो प्रत्याशी के साथ इलेक्शन एजेंट, जिसमें एक चीज याद रखना है कि भाई वो खुद चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होना चाहिए और मतदान देने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, तभी बनेगा। उसके अलावा पोलिंग एजेंट, ये सब होते हैं। चलिए, नॉमिनेशन आदि के लिए तारीखें नियत करना। जैसे ही सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निकाली जाए, नोटिफिकेशन जारी किया जाए, वैसे ही निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नाम नॉमिनेशन करने के लिए, नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख जो प्रथम वर्णित अधिसूचना नोटिफिकेशन के प्रकाशन की तारीख के पश्चात 7वें दिन की होगी, या यदि वह दिन लोक अवकाश का दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश का दिन नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई नोटिफिकेशन जैसे ही निकला, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो गया, नोटिफिकेशन निकला, नोटिफिकेशन निकलने के 7 दिन के भीतर, यानी 7 दिन तक नामांकन दाखिल करना होगा। ठीक है, नॉमिनेट करना पड़ेगा, मतलब जो चुनाव लड़ रहा है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाएगा और पत्र भर के, नामांकन पत्र भर के दे देगा। ठीक, तो पहला काम, नोटिफिकेशन निकलने के 7 दिन के अंदर नामांकन दाखिल हो जाएगा। नाम निर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के 7वें दिन की होगी। ठीक है, यानी 7वां दिन जो होगा अंतिम दिन है, नोटिफिकेशन निकलने के 7वें दिन नॉमिनेशन भरने की अंतिम दिन है। दूसरा, नॉमिनेशंस की स्क्रूटनी करने के लिए, संवीक्षा करने के लिए तारीख जो नॉमिनेशन करने के लिए नियत अंतिम तारीख के आगामी दिन की होगी, अगले दिन की, यदि वह दिन लोक अवकाश का दिन है। अगर जैसे मान लीजिए यहां दिया गया है कि नोटिफिकेशन से 7 दिन के भीतर आपको नामांकन दाखिल करना है, अगर मान लीजिए 7वां दिन पड़ रहा है पब्लिक हॉलीडे का दिन, तो एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। उसी तरीके से नॉमिनेशन की स्क्रूटनी करने की तारीख जो होगी वो क्या होगी, उसके अगले दिन, मतलब जिस दिन आपका नॉमिनेशन का अंतिम तारीख है उसके अगले दिन ही स्क्रूटनी होगा। ठीक है, तो 7 दिन के अंदर नामांकन दाखिल होगा, अगले दिन यानी एक दिन और हो गया, यहां संवीक्षा या फिर स्क्रूटनी की जाएगी। नॉमिनेशन वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख जो नॉमिनेशन की स्क्रूटनी के लिए नियत तारीख के पश्चात दूसरे दिन की होगी, या यदि वह दिन लोक अवकाश का दिन है तो उसके बाद होगा। इसका मतलब 7 दिन के अंदर नॉमिनेशन दाखिल हुआ, अगले दिन स्क्रूटनी की गई, उसके 2 दिन के भीतर नामांकन वापस ले सकता है उम्मीदवार। बस एक चीज ध्यान पे रखना है कि जैसे ही उसने अपना नामांकन वापस लिया, नामांकन वापस करने का आवेदन किया,
अब वो उस आवेदन को वापस नहीं ले सकता। इसका मतलब ये नामांकन वापस करने के आवेदन करते के साथ उसके चुनाव लड़ने की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई। अब ऐसा नहीं कह सकता कि भाई गलती से आवेदन कर दिए थे, इसको वापस लेना है, ये वापस नहीं होगा। ठीक है, चलिए, वह तारीख या वे तारीखें जिसको या जिनको आवश्यक हो मतदान होगा, और जो तारीख या जिन तारीखों में से पहली तारीख नॉमिनेशन वापस लेने के लिए नियत अंतिम तारीख के पश्चात 14वें दिन से पूर्वोत्तर न होने वाली तारीख होगी। इसका मतलब कि नोटिफिकेशन आया, उसके 7 दिन के अंदर नॉमिनेशन दाखिल हुआ, उसके अगले दिन स्क्रूटनी हुई, उसके 2 दिन के भीतर नामांकन वापस हुआ, उसके कम से कम 14 दिन के बाद, कम से कम 14 दिन के बाद इलेक्शन होगा। ठीक है, कम से कम 14 दिन के बाद, 14 दिन से पहले नहीं। यही कह रहा है कि भाई जो भी तारीख है नामांकन वापस लेने के लिए, उसके लिए जो अंतिम तारीख है, उसके बाद 14वें दिन से पहले वो तारीख नहीं पड़ेगी जो मतदान की तारीख होगी। यानी पोलिंग डे जो होगा वो कम से कम 14 दिन के गैप के बाद होगा। ठीक है, चलिए, वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा। नाम निर्देशन पत्र का उपस्थित किया जाना और विधि मान्य नाम निर्देशन के लिए अपेक्षाएं। हर एक अभ्यर्थी विधिक प्रारूप में पूरित तथा अपने द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में से एक निर्वाचक के द्वारा प्रस्थापक प्रपोजर के रूप में हस्ताक्षरित नाम निर्देशन पत्र यानी नॉमिनेशन पेपर, अभी घबराइएगा मत, मैं इसको आसान भाषा में बता दूंगा। रिटर्निंग ऑफिसर को उस स्थान पर जो धारा 31 के अधीन निकाली गई सूचना में विनिर्दिष्ट है, ये सब छोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी डेट तय होगा उस दिन 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में या तो खुद या अपने प्रपोजर के द्वारा देगा। परंतु ऐसा कोई अभ्यर्थी जो किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा नहीं किया गया है, किसी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए सम्यक रूप से तब तक नॉमिनेट नहीं किया गया समझा जाएगा जब तक कि वो नॉमिनेशन जो नामांकन पत्र है उस पर 10 प्रस्थापकों द्वारा जो निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हों हस्ताक्षर न किए गए। और कोई भी नाम निर्देशन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे दिन परिदत्त नहीं किया जाएगा जो पब्लिक हॉलिडे हो। तो क्या कहना चाहता है समझिए, ये कह रहा है कि भाई जो नॉमिनेशन पेपर है, ठीक है, अगर कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, कल हमने पढ़ा था ना मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल, और सारे राजनीतिक दल रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं। उसमें से कुछ राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त दल हैं, कुछ राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त दल हैं और कुछ पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल हैं। ठीक है, तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का जो अभ्यर्थी है, कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, वो जो नॉमिनेशन पेपर होगा उस पर एक प्रपोजर से साइन कराकर उसको सौंपेगा। प्रस्थापक उसके नॉमिनेशन पेपर पर एक प्रस्थापक हस्ताक्षर करेगा, और वो प्रस्थापक कौन होगा? जो उस इलेक्शन जहां पर निर्वाचक नामावली है उधर के वोटिंग लिस्ट में उस निर्वाचन क्षेत्र के वोटिंग लिस्ट का एक मेंबर हो, यानी
वोट डालने वाला व्यक्ति हो, ठीक है, वोटर हो, उसी निर्वाचन क्षेत्र का वोटर हो, वही प्रपोजर बनेगा। अंतर क्या है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए एक प्रपोजर की जरूरत है, लेकिन अगर कोई गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, उसका उम्मीदवार है, तो 10 प्रपोजर साइन करेंगे, 10 प्रस्तावक इसके नामांकन पत्र पर साइन करेंगे और तब ये जाकर कहां सौंपे जाएंगे? रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे जाएंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, इस अधिनियम की उपधारा 6 में या अन्य होते हुए कोई व्यक्ति, लोकसभा के लिए कोई व्यक्ति साधारण निर्वाचन की दशा में 2 से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से, राज्य की विधानसभा के लिए साधारण निर्वाचन की दशा में 2 से अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से, जहां ऐसी परिषद है विधानमंडल में जहां 2 वर्ष पर निर्वाचन होता है, उस राज्य में 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में, या राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन की दशा में 2 से अधिक स्थानों को भरने के लिए आवेदन दाखिल नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि भाई एक बार में एक व्यक्ति कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है? 2। लोकसभा के मामले में एक उम्मीदवार, एक प्रत्याशी 2 सीट से नामांकन दाखिल कर सकता है, ठीक है। विधानसभा के मामले में 2 सीट से नामांकन दाखिल कर सकता है। राज्यसभा या विधान में परिषद जो है, विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें हर 2 साल पर इलेक्शन होते हैं। ऐसा क्यों होता है बताइए भला? राज्यसभा या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 2 साल पर इलेक्शन क्यों होता है? जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी बताइए, आंसर दीजिए कि विधान परिषद के लिए और राज्यसभा के लिए 2 साल पर इलेक्शन क्यों होता है? कमेंट में बताइएगा। तो राज्यसभा या फिर विधान परिषद के मामले में 2 साल पर जो भी निर्वाचन होता है द्विवार्षिक, उसमें भी एक अभ्यर्थी, एक उम्मीदवार 2 निर्वाचन क्षेत्रों में से पर्चा दाखिल कर सकता है, 2 सीट से पर्चा दाखिल कर सकता है। यानी लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, हर मामले में एक उम्मीदवार 2 सीट से नामांकन दाखिल कर सकता है। और कोई बाई इलेक्शन हो, बाई इलेक्शन का मतलब उपचुनाव का मतलब, मान लीजिए किसी सीट से किसी सिटिंग एमएलए या सिटिंग एमपी की मौत हो गई, या सिटिंग विधान पार्षद की मौत हो गई, या राज्यसभा के मेंबर की मौत हो गई, तो वहां इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो उसको उपचुनाव कहते हैं। वो बाई इलेक्शन जो है वहां भी मैक्सिमम 2 सीट से नामांकन दाखिल किया जा सकता है। ये कहां लिखा हुआ है? आरपीए में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब है सूचना का अधिकार। कोई अभ्यर्थी ऐसी सूचना के अतिरिक्त जिससे जो उसने नॉमिनेशन पेपर में, नामांकन पत्र में उसने जो सूचना दी है, उसके अलावा वो सूचना देगा। एक तो नामांकन पत्र है, उसमें अपने बारे में सारी सूचनाएं उसने दे रखी हैं, उसके अलावा भी उसको सूचना देना है। वो सूचना क्या है? क्या वो किसी ऐसे लंबित मामले में जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले किसी कोर्ट द्वारा अक्यूज उससे बनाया गया है, आरोपी बनाया गया है, आरोपी बनाया गया है, 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अक्यूज है, अभियुक्त है। पहला, अक्यूज की बात हो रही है, आरोपी की बात हो रही है, सजा की बात नहीं हो रही है कि 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा हुई है। उसको नामांकन पत्र के अलावा ये सूचनाएं भी देनी है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा करानी है कि किसी ऐसे पेंडिंग मामले में उसको
किसी कोर्ट द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास से दंडनीय, मतलब जिस मामले में उसको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है, ऐसे किसी मामले में क्या वो अक्यूज्ड है? दूसरी बात, धारा 8(1)(2), कल पढ़ेंगे इसको, 8(1)(2)(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध से अलग, किसी अपराध के लिए 8(1)(2)(3) में जो अपराध हैं उसको देखेंगे, निर्योग्यता उसमें कैसे होती है। उनसे अलग किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष, कन्विक्टेड ठहराया गया है, यानी सजा हो गई है, और 1 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से उसको दंडादिष्ट किया गया है, मतलब 1 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी गई है। तो 2 बातें हैं। किसी ऐसे लंबित मामले में, पेंडिंग मामले में, अगर कोर्ट द्वारा उस मामले में सुनवाई में उसको अक्यूज ठहराया गया, आरोपी बना हुआ है वो, और 2 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। और किसी मामले में 1 वर्ष या उससे अधिक के कारावास के लिए उसको दंडित किया गया है, उन मामलों को छोड़कर जो 8(1)(2)(3) से रिलेटेड है। ठीक है। फिर है डिपॉजिट, निक्षेप। भाई इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा जमा करना पड़ता है। जब तक कि अभ्यर्थी किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में 25,000 रुपए की राशि, अथवा जहां अभ्यर्थी अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य है वहां 12,500 रुपए की राशि न जमा करे। किसी विधानसभा परिषद निर्वाचन क्षेत्र से किसी निर्वाचन की दशा में 10,000 रुपए की राशि, अथवा जहां अभ्यर्थी SC ST का सदस्य है वहां 5,000 रुपए की राशि उसको जमा करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट कितना करना पड़ता है? अभी की तारीख में 25,000 रुपए जमा करना पड़ता है। किसके लिए? संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए। अगर SC ST का कोई मेंबर है तो 12,500। ठीक है। लेकिन अगर विधानसभा या परिषद के लिए इलेक्शन लड़ रहा है तो 10,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा नामांकन पत्र के साथ, और अगर SC ST का मेंबर है तो 5,000। अभ्यर्थिता वापस लेना यानी नॉमिनेशन वापस लेना। कोई भी अभ्यर्थी अपने नॉमिनेशन को ऐसी लिखित सूचना द्वारा वापस ले सकेगा जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी जैसी विहित की जाएं, और जो स्वयं उस द्वारा हस्ताक्षरित होंगी, या तो मतलब खुद साइन करेगा, और रिटर्निंग ऑफिसर को या स्वयं ऐसे अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक द्वारा या ऐसे निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा, जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि ये जिसको भी अपना नामांकन वापस लेना है वो खुद नामांकन वापस ले ले, साइन करके, खुद साइन करे और रिटर्निंग ऑफिसर को दे दे, या फिर अपने जो इलेक्शन एजेंट है उसके द्वारा, या प्रस्थापक जो है प्रपोजर उसके द्वारा। ठीक है। निर्वाचन अभिकर्ता मतलब हुआ इलेक्शन एजेंट। तो या तो स्वयं ऐसे अभ्यर्थी द्वारा या उसके प्रपोजर द्वारा या इलेक्शन एजेंट द्वारा जिसको अभ्यर्थी ने ऑथराइज किया है नामांकन वापस ले सकता है। जिस व्यक्ति ने अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दे दी है उस सूचना को रद्द करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसका मतलब एक बार जब आपने नॉमिनेशन वापस लेने के लिए लिखित सूचना दे दी तो अब आप उस नोटिस को, उस सूचना को कैंसिल नहीं कर सकते, वापस नहीं ले सकते। ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी, फिर आगे की बात करेंगे। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं,
1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी पीआरपी और एमआरपी डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आईजीपी अंतिम दौर तक स्टडी आईक्यू आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस, टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी आईक्यू के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।